हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 2, जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया था, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बोला था उसमें कि भाई अगर आप लोग अगली वीडियो चाहते हो तो उस पर जाके आप लाइक वगैरह करना। तो भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सेकंड पार्ट को थोड़ा सा जल्दी लाया जाए, एग्जाम आ रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि ये सीरीज बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनाई जा रही है, जिनके एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रहे हैं। तो इनके लिए सीरीज बन रही है और इस सीरीज का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप प्लेलिस्ट में वो चैप्टर को वॉच कर लेना। पहला चैप्टर है। आज दूसरा नंबर चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। इस बुक के नोट्स भी रेडी कर दिए हैं मैंने। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से जाके आप कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैंने बोर्ड पर भी नंबर मेंशन कर दिया, इस नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर हमको नोट्स की पीडीएफ बाय करनी है। अगर आपको बाय करना है तो 150-130 रुपीज प्राइस है मिनिमम, वो पे करके आप नोट्स को भी बाय कर सकते हो इजीली। सॉफ्ट कॉपी है, सारा कुछ इसमें कवर्ड है, सारे पॉइंट्स जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं। जिनको बाय करना है मैसेज कर देना, और जो नहीं करना चाहते, जिनका अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको महंगा लग रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो के अंदर सारा चैप्टर 2 सीख जाओगे, ये गारंटी मेरी है। इसके अंदर आपको एक लेक्चर में पूरा चैप्टर 2 में करवा दूंगा, और बस आपको करना क्या है, आपको ध्यान से सुनना है, आपको नोट्स बनाने हैं। पेन ले लो, कॉपी ले लो, नोट्स बनाओ और खुद से बस लिखना चालू करो, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बोर्ड स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ बोर्ड कमेटी। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड स्ट्रक्चर और बोर्ड कमेटी के बारे में चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने छोटा सा ब्रीफ दिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो वही थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एक्यूरेट कर दिया, मतलब कि थोड़ा सा बढ़ा दिया है इस चैप्टर के अंदर। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर। बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर, बोर्ड स्ट्रक्चर को ना कौन मेंटेन करता है? बोर्ड स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कह रहा है मीन्स रिप्रेजेंटेटर्स ऑफ ए कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? ये किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं। कौन होते हैं? किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटर्स। तो उनको क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। साथ के साथ जो भी मैं आपको पॉइंट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, उतारने का, तब आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स आपका अपने बना लेना, ठीक है। आगे लिखा है ए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर होता है उसको हम दूसरे नाम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं या बुलाते हैं। फिर लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम करता है? तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पता है कौन होता है? कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है ना, उसके द्वारा अपॉइंट हुआ होता है, और बहुत सारे काम करता है ये। जैसे कि पहला काम सुनो, पहला काम बर्तन धोना नहीं, पहला काम है सेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं कंपनी के, जैसे कि मान लो कंपनी की पॉलिसी है कि आप अगर लेट से आओगे तो आपको पनिश किया जाएगा, आप अगर टाइमली आओगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी कौन सेट करता है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेट करते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने का काम करते हैं कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगला पॉइंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव कमिटीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो अपने नीचे एग्जीक्यूटिव कमिटीज बिठाते हैं, यानी कि अपने नीचे कुछ सबऑर्डिनेट सकते हैं, कुछ कमिटीज होती है इनके नीचे, जो इनके नीचे कंपनी को संभालती है। क्या करती है? संभालने का काम करती है, ठीक है। कह रहा है कि मैनेजर्स ऑफ ए कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो किस किस को ये अपने नीचे अपॉइंट करते हैं वो यहाँ पर लिखा है। पहला है मैनेजर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव बोल लो या फिर नॉर्मली आप एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हो, उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है डील विद मैनेजमेंट बाय डे। कह रहा है कि मैनेजमेंट में डील करने में हेल्प करते हैं कौन कौन? चीफ एग्जीक्यूटिव और सेकंड मैनेजर्स। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी का। कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? बीओडी को। बीओडी किसको अपॉइंट करते हैं? मैनेजिंग कमिटीज को और एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव कमिटीज को। क्लियर हो गया? तो अब ये जो चार्ट बनाया है ना दिमाग में, इसको बनाए रखना, कभी टूटने मत देना, समझे? सुनो, अगला पॉइंट आता है शेयर होल्डर्स। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, इस चार्ट की मदद से जो अभी मैंने आपको बताया वो और जल्दी से समझ आ जाएगा बाबू, ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहा है शेयर होल्डर्स।
शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट, इलेक्ट यानी कि चुनाव करते हैं, इसको आप बोल सकते हो चुनाव, ठीक है। शेयर होल्डर क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, किसका चुनाव कर रहे हैं भाई ये चुनाव कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कि कंपनी के नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे। तो शेयर होल्डर्स यानी कि कंपनी के ऑनर, मालिक जो होते हैं एक पोर्शन के, जितना इनके पास शेयर्स होंगे, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने नीचे अपॉइंट करते हैं, किसको, और लोगों को, मतलब कंपनी में एक दो लोग तो नहीं होते, कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, कितने, ढेर सारे लोग। तो कंपनी में क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं अपने नीचे, किसको, चीफ एग्जीक्यूटिव को और सीनियर एग्जीक्यूटिव को। क्यों अपॉइंट करते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ गई, क्या कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम नहीं करेगा, भाई करेगा ना, काम ही तो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हायरिंग कर रहा है, हायरिंग मतलब दूसरे लोगों को भर्ती कर रहा है, किसके कहने पर, शेयर होल्डर के। शेयर होल्डर ने इसको भर्ती करा, अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है चीफ एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव को। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपने नीचे वर्कर्स हायर करते हैं। वर्कर्स वो जो कंपनी को मैनेज करते हैं, क्या, मैनेजमेंट संभालते हैं, कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये टेबल या ये जो फ्लो, ये चार्ट जो है, ये भूलना मत, देखो सांप की तरह जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसको ध्यान से बनाना, प्रिपेयर करना जब लिखोगे नोट्स में, ठीक है। कह रहा है दिस इज कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाँ, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, करेक्ट। सुनो, मेरे को पता है आपने बोला नहीं है पर करेक्ट बोलना पड़ता है। सुनो, अगला पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ए डायरेक्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक डायरेक्टर जो होता है उसके बारे में समझेंगे। कह रहा है कि दिस पर्सन हु इज मैनेजिंग ऑल द अफेयर्स ऑफ द आर्टिफिशियल एंटाइटी। आर्टिफिशियल क्या होता है, देखो जैसे आप लोगों ने पहन रखी है ना वो सोने की चैन 50 तोला आर्टिफिशियल वाली है ना, वो वैसी, और इसी तरीके से जो लड़कियां हैं वो पहनती है ना कानों की बाली आर्टिफिशियल, जो 10-10 रुपए वाली आर्टिफिशियल, यानी ऐसी चीजें जो किसी ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हो। तो इसी तरीके से बोल रहा है आर्टिफिशियल एंटाइटी, यानी किसी ह्यूमन के द्वारा कुछ बनी हुई एंटाइटी, कुछ कंपनी, उसको आर्टिफिशियल एंटाइटी बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल एंटाइटी यानी कि कोई कंपनी है, उसको क्या करता है, मैनेजिंग करता है उसके अफेयर्स को, उसमें जितने भी अफेयर्स होते हैं, नॉर्मल वाले अफेयर्स की बात कर रहा हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वर्ड फिसल गया जुबान से, तो वो ऑफिशियल जो भी अफेयर्स होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, मैं ये रिलेटेड वर्ड बोल रहा, तो रिलेटेड वर्ड जितने भी होते, रिलेटेड जितने भी ऑफिस अफेयर्स होते हैं उनको संभालने का काम कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडर एज डायरेक्टर, और उसको डायरेक्टर ही बोला जाता है, उसको क्या कंसिडर किया जाता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन, जो भी मैनेजिंग करता है अफेयर्स की आर्टिफिशियल एंटाइटी के अंदर, उसको एज अ कंसिडर करते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन, हु इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर, किसके द्वारा चुनाव होता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा। शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाते हैं। हमारा पूरे चैप्टर का फोकस ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे है, किस पे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। बस याद रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके द्वारा चुना होता है, शेयर होल्डर, मालिक होते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। अगला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स की बहुत सारी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि इंसानों की अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजातियां होती है, सेम इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती है। अब प्रजातियां अलग अलग है तो दोनों में खूबियां, क्वालिटियां भी अलग अलग होंगी। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाया जाता है डीम्ड डायरेक्टर, क्या नाम लिखा है, डीम्ड डायरेक्टर फर्स्ट, ठीक है। तो इसके अंदर खास बात क्या होती है, डीम्ड डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया जाता फॉर्मली वे में। डीम्ड डायरेक्टर इज नॉट अपॉइंटेड फॉर्मली बट गिव्स डायरेक्शन। बट ये क्या करता है, ये डायरेक्शन देने का काम करता है, दिशा प्रदान करता है, ये कॉन्वे करता है आपके बोर्ड मीटिंग में। और लिखा है कि ही या शी, कोई भी हो सकता है, छोरा या छोरी, कोई भी डायरेक्टर हो सकता है। कह रहा है ये इंगेज रहते हैं अपने काम को लेकर जो भी कंपनी में हो रहा है। कह रहा है ये एक्टिंग करते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए डायरेक्टर हैं, जबकि ये एक्चुअल में डायरेक्टर नहीं होते, बट इनको एक डायरेक्टर की तरह माना जाता है एब्सेंस में, जब रियल डायरेक्टर नहीं होते, ठीक है। तो ये होते हैं डीम्ड डायरेक्टर। आगे लिखा है शेडो डायरेक्टर, देखो मैंने वही लिखा डीम्ड वाले में, नॉट अपॉइंट फॉर्मली बट गिव्स डायरेक्शन, कॉन्वे द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, जो मैंने पढ़ा है वही बताया, ठीक है। अगला आता है शैडो डायरेक्टर। देखो शैडो क्या होता है, परछाई। परछाई यानी कि जो छुप के चलती है, आपके पीछे पीछे चलती है।
तो ये शैडो डायरेक्टर भी ना कुछ ऐसे निंजा हथौड़ी की तरह होते हैं कि ना छुप छुप के चलते हैं, डिंग 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 नहीं करते, ना गिली गिली करते, ठीक है, बट ये क्या है, छुप के चलते हैं, तो शैडो डायरेक्टर बोला जाता है उनको। शैडो डायरेक्टर की खूबियां बताता हूँ कि शैडो डायरेक्टर जो होते हैं ना वो सुटेबल होते हैं छुपने में। कह रहे हैं कि पर्सन हु ट्राई टू हाइड दैट ही शी इज कंट्रोल ए कंपनी एंड इट्स ऑपरेशन, कंपनी और उसके ऑपरेशन को तो संभाल रहे हैं बट पल्लू के पीछे से, कैसे, पल्लू के पीछे से, यानी कि छुप छुप कर काम करते हैं। कह रहा है कि शैडो डायरेक्टर अपने कंपनी के गाइडेंस के तौर पर भी माने जाते हैं, ये कंपनी को एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो भी चीजें हैं वो सारी ये करवाते हैं। उसके बाद लिखा है कि ये हमेशा ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी चीज के पीछे से छुप कर काम करवा रहे हो, ठीक है, आपको सामने नहीं दिखेंगे बट आप काम इनके अंडर में करते हो। अगला आता है उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर। थर्ड पॉइंट क्या है, एडिशनल डायरेक्टर। इसमें लिखा है एडिशनल डायरेक्टर में ये एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसको ऑथराइज किया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर, यानी कि AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो ऑथराइज डायरेक्टर पर सौंपे जाते हैं। उसके अंदर लिखा है कि जब इस डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो व्हाइल दिस अपॉइंटिंग इज द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एडिशनल डायरेक्टर शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्लूड किए जाते हैं तब ये जो हमारा अल्टरनेट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर इसको भी अपॉइंट किया जाता है और इसके पास इतनी ही पावर होती है जितनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक लिमिट में फिक्स कर रखी है, उससे ज्यादा पावर इसके पास नहीं होती, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद दिस डायरेक्टर कैन होल्ड द ऑफिस मैनेजमेंट, और ये डायरेक्टर ना सिर्फ एक लिमिटेड एरिया का मालिक होता है, यानी कि कह सकते हो लिमिटेड एरिया को संभालता है। जैसे कि ऑफिस का मैनेजमेंट कर रहा है तो ऑफिस में ही रहेगा, कब तक रहेगा, ओनली टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और इस डायरेक्टर को कब तक नहीं हटाया जा सकता। एनुअल जनरल मीटिंग, जो अगली नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आ रही है तब तक ये डायरेक्टर रहेगा। अगली एनुअल जनरल मीटिंग में कोई दूसरा अगर डायरेक्टर ऑथराइज किया जाता है AOA के द्वारा तो इसको खारिज हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम तक ये रहता है। अगला पॉइंट आता है अल्टरनेट डायरेक्टर। क्या होता है अल्टरनेट डायरेक्टर? तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, यानी कि जब ओरिजिनल डायरेक्टर जिसको डायरेक्टर बनाया गया, यानी कि BOD जो होते हैं ओरिजिनल वाले, ठीक है, रियल वाले, जैसे कि मैं हूँ एक्सप्लेन चैनल का ओनर, रियल वाला, ऐसा। तो इस तरीके से जो रियल डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो नहीं रहते, एब्सेंस रहती है, तब ये अल्टरनेट डायरेक्टर काम आते हैं। इसमें लिखा है अल्टरनेट डायरेक्टर जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं ओरिजिनल डायरेक्टर के द्वारा, और ये काम भी तब करते हैं जब ओरिजिनल डायरेक्टर मान लो कहीं छुट्टी पे चला गया, कहीं 4-5 महीने की वेकेशन पे चला गया, ठीक है, तो अब ओरिजिनल डायरेक्टर की एब्सेंस में उस पीरियड ऑफ टाइम में अल्टरनेट डायरेक्टर काम करते हैं, बट इनका एक टाइम पीरियड भी होता है। अल्टरनेट डायरेक्टर कम से कम 3 महीने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उससे कम के लिए नहीं। अगर आप चाहो कि अल्टरनेट डायरेक्टर 1 महीना काम करे और जैसे ही नया डायरेक्टर आ जाए तो वो छोड़ के चला जाए, नहीं भाई, एक टाइम पीरियड रखा है, 3 महीने है कम से कम बोर्ड ने, ठीक है। ये 3 महीने तक उसको आप हटा नहीं सकते अगर आप इंडिया में काम करवा रहे हो। कह रहा है ये डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं एक रेजोल्यूशन, एक बोर्ड मीटिंग के द्वारा। बोर्ड मीटिंग यानी कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग होती है, यानी कि AGM होती है, तो वहां पर शेयर होल्डर्स अपने वोट देते हैं। अगर 75% वोटिंग जो है फेवर में आती है कि हाँ अल्टरनेट डायरेक्टर होना चाहिए, तो फिर अल्टरनेट डायरेक्टर को पावर्स वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। और लिखा है कि अल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो ऐसी कोई भी चीज नहीं करेगा जो ओरिजिनल डायरेक्टर की नॉट परमिशिबल हो। कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा कार्य या काम नहीं करेगा जो ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं करता, परमिशन नहीं देता, ठीक है। अगला आता है कैजुअल डायरेक्टर। कैजुअल डायरेक्टर क्या बोला मैंने, कैजुअल डायरेक्टर। कैजुअल डायरेक्टर की एक वैकेंसी होती है बट वो कब निकलती है, कहता है कि कैजुअल डायरेक्टर एक कैजुअल वैकेंसी के तौर पे आता है। कैसे कैजुअल वैकेंसी, जैसे कि मान लो ऑफिस के अंदर या कंपनी के अंदर कोई जो ओरिजिनल डायरेक्टर था उसकी डेथ हो गई, खत्म हो गया, तो कुछ टाइम के लिए कैजुअल डायरेक्टर की वैकेंसी निकाली जाएगी, उसमें एक कैजुअल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि जैसे कोई भी ओरिजिनल डायरेक्टर है उसकी रेजिग्नेशन हो गई, यानी कि रिटायरमेंट हो गई, डिस्क्वालीफाई कर दिया ओरिजिनल को, या रिमूव कर दिया, या इंसैनिटी घोषित कर दिया, दिमाग से पैदल घोषित कर दिया, या कोई भी इंसॉल्वेंसी, कोई भी धोखाधड़ी घपला करके वो भाग गया, तब उसके केस में एब्सेंस में हम एक अलग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जिसको कैजुअल डायरेक्टर बोला जाता है इस केसेस में, ठीक है। यार कैजुअल डायरेक्टर का काम ये होता है कि बिजनेस को स्मूथ रन करें, फंक्शंस को स्मूथ रन करे कंपनी में, ठीक है।
और कह रहा है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके साथ ये बना के चलता है। कैजुअल डायरेक्टर लास्ट टिल द स्पेसिफिक ड्यूरिंग द ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंटेड। इसको कब तक रखा जाता है कैजुअल डायरेक्टर को एज अ डायरेक्टर? जब तक कि कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर लिया जाता, तब तक कैजुअल डायरेक्टर ही डायरेक्टर कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दिस डायरेक्टर हैड सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन इन कंपनी। कह रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जिनका कंपनी में ना ऑरा होता है। क्या होता है भाई? बोरा कह रहा है, ऑरा होता है बुद्धू। कह रहा है कंपनी में इसका ऑरा होता है, इसकी इतनी चलती है जितनी मेरी आज तक मेरे घर में नहीं चलती। ठीक है, कह रहा है दिस इज द सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन होती है और ये पर्सन अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा। डे बाय डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो अफेयर्स होते हैं कंपनी में, वो सारे हैंडल करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करता है, क्योंकि इसका क्या है? ऑरा है। क्या है? ऑरा। कह रहा है फाइनेंस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और जितने भी ऐसे टाइम डायरेक्टर है वो इसके एग्जाम्पल है। किसके? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के। बिकॉज इसका क्या होता है? ऑरा होता है। इसका क्या होता है? ऑरा। अगला लिखा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? क्या बोला मैंने? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कह रहा है दिस इज मेंबर ऑफ बोर्ड। ये बोर्ड मेंबर तो है बट डू नॉट टेक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डे बाय डे। बट ना मैनेजमेंट में डे बाय डे जो है ये काम नहीं करता। क्या कह रहा है कि ये जो है मेंबर तो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर माना जाता है, बट इससे में कोई काम नहीं करवाता। इसे मैनेजमेंट में कोई हिस्सेदारी नहीं मानता कि आप ये काम कर दो, आप मैनेजमेंट का वो काम कर दो। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आगे क्या बताया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फोकस करता है स्ट्रेटजी पे, गवर्नेंस की, ओवरसीइंग ऑपरेशंस पे, जितने भी गवर्नमेंट ऑपरेशंस हो रही है उस पर, और स्ट्रेटजी बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये इन पर फोकस ज्यादा करता है। प्रोफेशनल डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर आर फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। जो प्रोफेशनल डायरेक्टर होते हैं या जो नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं, नॉमिनी समझते हो ना, तो नॉमिनी डायरेक्टर जो होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। देखो इंडिपेंडेंट नाम से ही पता है, जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो, जिसको किसी की परवाह ना हो, कोई भी नीड ना हो किसी की। ठीक है, तो उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। लिखा है सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 6 के अंदर कंपनी अपॉइंट करती है कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। ये मैनेज करते हैं जितने भी होल टाइम डायरेक्टर का काम होता है या नॉमिनी डायरेक्टर होता है उसका काम को अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, और कह रहा है इस डायरेक्टर के अंदर दिस इंक्लूड्स नॉट बीइंग एन एम्प्लॉय फॉर्म एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसको आप एम्प्लॉय नहीं मानते, ये एम्प्लॉय नहीं होता कंपनी का, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ये कुछ समय पीरियड के लिए आता है, जो कंपनी में मालिक की तरह काम करता है, अपना जब मन करता है जब मुंह उठा के चला जाता है। तो ऐसे होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? चलिए जी, आपको सारे डायरेक्टर की क्लासिफिकेशंस तो मैंने करा दिए। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। एक बार मैं दोबारा से डायरेक्टर बता दूं। डीम डायरेक्टर जिसको नॉट फॉर्मली अपॉइंट किया जाता है। शैडो डायरेक्टर जो परछाई की तरह पल्लू के पीछे छुप के काम करता है। थर्ड आता है एडिशनल डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जिसको कंपनी में होल्ड करके रखा जाता है। ठीक है, एजीएम तक, नेक्स्ट एजीएम जब तक नहीं आती। अल्टरनेट डायरेक्टर, जब कोई एब्सेंस हो जाती है डायरेक्टर की तो 3 महीने तक इसको हटा नहीं सकते जब तक अभी काम कर रहा है। कैजुअल डायरेक्टर ये जब आता है जब कोई भी डेथ वगैरह हो जाती है, रिमूव हो जाता है, ओरिजिनल डायरेक्टर गायब हो जाता है तब। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट पे होता है जो काम करता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये डायरेक्टर जो होता है ये पार्ट ऑफ बोर्ड का होता है बट मैनेजमेंट का नहीं होता। ठीक है, कह रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये वो डायरेक्टर होता है जो नॉमिनी और डायरेक्टर के ऊपर आता है काम करने, और जो सारे काम करता है वो इंडिपेंडेंटली करता है। इसको ना कोई एम्प्लॉय मानता है ना कोई कंपनी का मेंबर मानता है। ठीक है, आगे आ जाता है ड्यूटीज क्या होती है डायरेक्टर की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज पढ़ते हैं। पहला आता है फिड्यूसरी ड्यूटीज। फिड्यूसरी ड्यूटीज, फिड्यूसरी ड्यूटीज बार बार बोलोगे तो नाम जल्दी याद हो जाएगा, और थोड़ा सा इसलिए भी बुलवाता हूँ, काफी बार कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है, तो एक आध बार ज्यादा बार बुलवा दूंगा तो याद आ जाएगा, तो इस वजह से। ठीक है, सुनो फिड्यूसरी ड्यूटीज क्या होता है। डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू यूज देयर पावर ऑनेस्टली एंड बेनिफिट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर के पास जो फिड्यूसरी होती है इसका मतलब होता है कि आपको ईमानदारी बरतनी है कंपनी के प्रति, आप बिल्कुल ईमानदार होने चाहिए, आप बिल्कुल लॉयल होने चाहिए। आपको वो पोकी वाला फेस बनाना है, ऐसा करके वो पोकी वाला फेस होता है ना भाई, वो वाला बनाना है, क्योंकि कंपनी में आप ईमानदारी से काम करोगे, आप बेनिफिट दिखाओगे, कंपनी अच्छी चलेगी ना, तो इससे क्या होगा, कंपनी को भी बेनिफिट, आपकी भी बल्ले बल्ले। उसके बाद लिखा है दे शुड नॉट मेक ए सीक्रेट प्रॉफिट यूजिंग देयर पोजीशन।
अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करते हुए आपको अपना कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है, आपको कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, काफी बार लोग क्या करते हैं कि एक अच्छी सी जॉब मिल गई मान लो किसी चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर, अब वो चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट बना रहे हैं और वो काम ऑनर के लिए कम करके अपने बच्चों के लिए घर पे उठाने के लिए ना एक आध चॉकलेट बैग में थैले में अरे डाल ले, दो चार चॉकलेट डाल लो तो घर ले आके बच्चों को दे दूंगा, तो ऐसे काम ज्यादा करते हैं। तो ये काम नहीं करना, अपना खुद का प्रॉफिट नहीं बनाना भैया। फिड्यूशरी यानी कि वो ड्यूटीज जिस पर ईमानदारी सौंपी जा सके। ठीक है, दूसरा है ड्यूटी ऑफ स्किल केयर एंड डेलीगेंस। कह रहा है डायरेक्टर शुड कैरी देयर ड्यूटीज एंड विद प्रॉपर केयर एंड अप्लाई द नेसेसरी स्किल्स फॉर कंप्लीशन द असाइंड टास्क। कह रहा है जो डायरेक्टर है उसको ड्यूटीज सौंपी जाती है, प्रॉपर केयर होती है, साथ ही साथ उसको नेसेसरी स्किल्स भी होनी चाहिए जिस काम को सौंपा गया है, जो टास्क दिया गया है उससे रिलेटेड पावर वगैरह अथॉरिटी वगैरह भी होगी, बट उसको वो काम भी करना आना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। देखो मैं जो बता रहा हूँ वो यहाँ भी लिखा है मैंने, फिड्यूसरी, ड्यूटी ऑफ स्किल, केयर एंड डेलीगेंस जो अभी बताया। तीसरा है ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। ठीक है, ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग कह रहा है कि एक ड्यूटी होती है कि जो शेड्यूल होती है एनुअल जनरल मीटिंग जो हर डायरेक्टर के अंदर होती है, तो वहां भी उसको अपनी बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी कंपलसरी होती है। बोर्ड मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना और कंट्रीब्यूशन करना, अपनी डिसीजन मेकिंग दिखाना, शो करना कंपनी के मेंबर्स को, ये भी एक पार्ट होता है किसका, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगला पार्ट है ड्यूटी ऑफ प्रॉपर डेलीगेशन, कि कह रहा है कि डेलीगेशन यानी कि कोई भी टास्क जो है जो दिया गया है वो सही तरीके से डेलीगेट होना चाहिए। ठीक है, कंपनी में ऐसा नहीं है कि किसी को कोई काम नहीं आता बट आप उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। आप ये चेक करिए कि कौन सा डायरेक्टर, कौन सा ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिसको काम आता है, उसको आप एलिजिबल मानिए, उसको आप ड्यूटी सौंपिए, उसको आप पावर डेलीगेट करिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लिखा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके पास पावर्स होती है। क्या होती है, पावर्स होती है। ये तो अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पावर होती है। कौन सी पावर है, कह रहा है कि मैनेजमेंट की पावर है। ले बहुत चुल हो रही थी, बता दिया मैनेजमेंट की पावर है। भाई सुनो, अगला आता है डेलीगेशन की पावर। मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है उसकी पावर होती है। डेलीगेशन यानी कि आपके पास पावर है कि आप अपनी पावर को लोगों में बांट सकते हो। डेलीगेट यानी कि बंटवारा करना, तो वो पावर। तीसरा आता है प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्म। जो भी प्रमोशंस वगैरह होते हैं लोगों के, आप वो भी कर सकते हो, उसको लेकर आपके पास पावर होती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पावर ऑफ द बोर्ड, अब ये बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर तो पढ़ ली, अब ये बताओ पावर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के पास कौन कौन सी पावर होती है। तो पता है सेक्शन नंबर 292 में, किसमें, सेक्शन 292 में और कंपनी एक्ट 2013 में ये चीज बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करी गई है कि पावर ऑफ द बोर्ड क्या होती है। पहली पावर क्या होती है, सबसे पहली पावर मैंने यहाँ पे लिखा है मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर। अगर कोई भी शेयर होल्डर है जिसने आपका पैसा नहीं दिया किसी भी शेयर्स का, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आपके पास पूरी पावर है कि आप उसको फोन करिए, आप उसको बोलिए कि मेरे अनपेड शेयर्स के पैसे वापस कर। ठीक है, आपके पास ये पावर है। दूसरी पावर है इशू डिवेंचर्स। कह रहा है कि आप कितने भी डिवेंचर्स इशू कर सकते हो, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो तो आपके पास ये पावर है। कह रहा है बोर्ड के पास ये पावर होती है कि वो अपने मनी को रेस करने के लिए, जैसे कि मान लो एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है कंपनी रन करने के लिए, पैसा कैसे आएगा, पैसा तब आएगा ना जब आप अपने शेयर से डिवेंचर्स मार्केट में इशू करोगे लोगों में। जैसे ही आप डिवेंचर इशू करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। तो ये डिवेंचर्स इशू करने की पावर होती है किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगला लिखा है इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी। कह रहा है कि बोर्ड कंपनी के पास ये पावर होती है कि वो अपने सरप्लस अमाउंट को यानी कि प्रॉफिट को या कोई भी डिसीजन ले सकता है इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बीच में ग्रुप में। ठीक है, बात करके, तो कोई भी पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो वो एक दूसरे से बातचीत करके, ठीक है, बड़ी बातचीत नहीं छोटी बातचीत भी करता है, तो भी उस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की पावर होती है। अगला पॉइंट आता है बोरो मनी। कह रहा है कि अगर कोई भी फंड नहीं है किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट को करने के लिए किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी के पास, तो उसके पास पावर है कि वो फंड को बोरो कर सकता है यानी कि उधारी पे ले सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने फ्यूचर फंड्स को या फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो वो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी, बोरो मनी, इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, इशू डिवेंचर्स और मेक कॉल टू शेयर होल्डर्स। तो ये पावर है कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेयर होल्डर नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। समझ आया, तो इसको फटाफट से उतारो, इसके बाद अगला टॉपिक में लिखवाना शुरू कर रहा हूं।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया है। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इनके जो वर्क्स वगैरह हैं वो ज्यादातर सिमिलर होते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको पॉइंट्स में करके डिफाइन करा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 है सबसे पहले, वो है कमिटमेंट टू द कंपनी। कह रहा है बोर्ड शुड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। जो बोर्ड होता है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड वर्क विद डेलीगेंस, और वर्क कैसे करता है, डेलीगेंस के अकॉर्डिंग करता है, यानी काम को वो बांट देता है। एंड कमिटमेंट फॉर एफिशिएंट वर्क टू द फर्म, और एक कमिटमेंट कर देता है कि अपने वर्क के प्रति जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबके पास एक कमिटमेंट होती है कि आपको अपना काम करना है, इतना काम एक दिन में आपका हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो शूज बनाती है, तो वो अपने कंपनी के वर्कर्स को एक कमिटमेंट करती है कि पूरे दिन के 1000 जोड़ी शूज जो है वो प्रिपेयर हो जाने चाहिए। इट मीन्स एक लाइक ए कमिटमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कैरी डिस्कशन। सेकंड पॉइंट है कैरी डिस्कशन। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं उसको लेकर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी लोग होते हैं, जैसे कि जो भी प्रायोरिटीज सीनियर लोग हैं या जो भी अपनी अपॉर्चुनिटी वगैरह देना चाहता है, कोई थॉट देना चाहता है कोई भी इश्यू से रिलेटेड, तो वो आराम से इजीली अपने थॉट्स वगैरह को बोर्ड ऑफ मीटिंग में रख सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी के थॉट्स को मना कर दिया जाएगा। अगर आप थॉट्स है, आपके पास कोई अच्छा सुझाव है कोई प्रॉब्लम से निपटने के लिए, तो वो आप अपना रख सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्लियर डिसीजन मेकिंग। A good duty bound and responsible director is never afraid to share his या her thought with group। कह रहा है एक अच्छी ड्यूटी कब कहलाती है, एक अच्छा क्लियर डिसीजन कब कहलाता है, कि जब आप अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो या फिर कभी भी अफ्रेड नहीं करते अपना डिसीजन रखने से। काफी बार क्या होता है कि हम मान लो क्लास में बैठे हैं, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, हमें आता है, बट हम अपने ऊपर क्या होता है, अफ्रेड करते हैं, डरते हैं कि अगर मैं हाथ उठाऊंगा और क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो सारे लोग मेरे पे हंसेंगे, बच्चे जो होंगे हंसेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला कि अगर आपके पास कोई भी डिसीजन है, अच्छा है बुरा है, तो आप उसको एक बार शेयर जरूर करिए। कह रहा है ही और शी कैन रजिस्टर डिस्टेंट व्हेन एंड वेयर नीडेड। कह रहा है कि जितने भी लोग हैं, अगर मान लो हो सकता है आपका जो नजरिया है सोचने का बाकी से अलग है और आपका जो डिसीजन है वो एक्सेप्टेबल माना जाए। ठीक है, तो आपको एक बार डिसीजन जो है जरूर देना चाहिए। डिसीजन के लिए आपको अपने थॉट्स वगैरह देने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीईओ। फोर्थ पॉइंट ये रहा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीईओ। कह रहा डायरेक्टर कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड डिसमिसाइल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डायरेक्टर जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है, एम्प्लॉय को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इसी तरीके से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खड़े रहते हैं। कह रहा है द बोर्ड शुड मेक एवरी एफर्ट टू अपॉइंट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट एज सीईओ। जो डायरेक्टर होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक बेहतरीन सीईओ ढूंढते हैं। वो चाहते हैं हमारी कंपनी में ऐसा सीईओ अपॉइंट करें, कोई भी ऐसा बेस्ट बंदा आए जो हर तरीके की नॉलेज रखता हो, जो बेस्ट से बेस्ट होगा वही वो ढूंढकर अपॉइंट करते हैं। एक्विजिशन डिसीजन, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है बोर्ड इज इंगेज्ड इन अप्रूविंग द डिसीजन रिगार्डिंग एक्विजिशन। बोर्ड जो है वो अप्रूव करने में इंगेज रहता है इन डिसीजंस को एक्विजिशन के रिगार्डिंग। ओनली वर्थ एक्विजिशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड कंप्लीटेड। और कोई भी अगर वर्थ एक्विजिशन है यानी कोई अच्छा सुझाव है तो वो ही इस बोर्ड के मीटिंग को रीजंस को कंप्लीट कर सकता है। पॉइंट नंबर 6 है लॉन्ग टर्म विजन। बोर्ड इज कमिटेड टू एक्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। बोर्ड ये देखता है कि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उसका कितना इंटरेस्ट है कंपनी के प्रति, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा उसको ही एक लॉन्ग विजन में रखा जाएगा। दे शुड ट्राई टू बिल्ड लॉन्ग रिलेशनशिप्स। जो कंपनी होती है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। वो इसलिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हेल्प से जो बिजनेस है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से आराम से रन कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट है कमिटीज एंड देयर फंक्शंस। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कमेटी और कमेटी के फंक्शन क्या होते हैं। तो एक कमेटी क्या होती है, एक कंपनी में जो स्मॉल एसोसिएशन होता है
यानी कि एक्सपर्ट का एक ग्रुप होता है, एक्सपर्ट लोगों का एक ग्रुप होता है छोटा सा, उसको कमेटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कमिटीज। वो करते क्या है, वो मेजर डिसीजन लेते हैं। किस चीज को लेकर? कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया कि कंपनी में जहां डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो वो जो कमेटी है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है और डिसीजन वगैरह, पावर वगैरह का यूज करके उस कमेटी, उस कंपनी को, उस जो परिस्थिति आई है, जो हालात आए, जो मुश्किल आई है, उससे बाहर निकालने का काम करती हैं। तो इसमें लिखा है पावर ऑफ द बोर्ड कमिटीज। अभी हम पढ़ेंगे पावर क्या होती है बोर्ड कमिटीज की। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला, कमिटीज एंड देयर फंक्शंस। तो पावर ऑफ बोर्ड कमिटीज, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एलोबरेट करके यहाँ पर लिखा नहीं है बोर्ड पर, क्योंकि जगह बहुत कम हो जाती है, फिर पॉइंट्स ज्यादा है, इसीलिए मैं आपको बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? पावर ऑफ बोर्ड कमेटी कह रहा है कि इन पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वर्कर, जितने भी इंफॉर्मेशन है वर्कर्स पे वो सारी ऑब्टेन कर सकते हैं। कह रहा है कंसल्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय से, डिपार्टमेंट से, और अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी के अलग अकॉर्डिंग और भी एम्प्लॉयज वगैरह। कह रहा है ईच पार्टली इज इंस्ट्रक्ट टू कोऑपरेट विद द कमेटी मेंबर। हर एक पर्सन को कोऑपरेट करना पड़ता है जब पावर आती है बोर्ड ऑफ कमिटीज के पास, जब वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग कराने के लिए ये किया जाता है। सेकंड पावर है इसकी, दूसरी पावर कि कमेटी इंगेज होती है एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट और एडवाइस को लेकर सब्जेक्ट मैटर की। जो भी सब्जेक्ट मैटर या जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है उससे रिलेटेड कुछ स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं, जो उन स्पेशलिस्ट होते हैं उन पर ये दायित्व दिया जाता है कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करे जल्दी से जल्दी। कह रहे दे हैव गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट, और कंपनी के पास बहुत सारा गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट होता है, यानी कि सबऑर्डिनेट्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है, इस तरीके का सपोर्ट। कह रहा है जो उस कंपनी के मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आगे क्या है? दे कैन इंडिपेंडेंटली रन ए रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पर इंडिपेंडेंटली यानी कि आत्मनिर्भर बनकर अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं, पावर देखते हैं, वो देखते हैं कि कोई भी सिक क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है, यानी कि कहाँ पर छोटी मोटी गलतियां रह गई है, कहाँ पर वो फीलिंग गैप छूट गया है, जहां कंपनी जो है अपने गोल्स को ओरिएंट नहीं कर पा रही, ठीक है, और वो रिकमेंडेशन वगैरह अडॉप्ट करते हैं, दूसरों के सुझाव लेते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो सुझाव से हो सकता है कि आपका काम और आसान हो जाए। तो ये सारी पावर्स होती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी के फंक्शंस क्या होते हैं? तो लिखा है कमेटी के पास प्रॉपर मैकेनिज्म्स होते हैं, वो एक्सचेंज कर सकती है इंफॉर्मेशंस बिटवीन इटसेल्फ एंड मैनेजमेंट। कंपनी के पास ये फंक्शन होते हैं, ये उनके कार्य हैं कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे वो अपने साथ साथ साझा करे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के साथ। लिखा है कमेटी के पास ये पावर है कि वो वर्क को क्लोज कर सकती है व्हेन with management and ensure that no confusion or overlapping exist in their role and responsibility। अगर किसी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफ्यूजिंग है, ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से तालमेल नहीं खा रहे, उस जगह पर उनके वर्क को चेंज कर सकते हैं या फिर उनके वर्क को क्लोज भी कर सकती है। कह रहा कमेटी कैन फैसिलिटेट द कंपनी ऑफिसर्स एंड बोर्ड मेंबर्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ये फैसिलिटी भी देती है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और जो मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं, वो और अलग कंपनी के साथ जाकर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करें, जिससे हेल्प हो सके अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में। फिर लिखा है कि कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई करती है अकेले इंडिविजुअल्स के बेस्ट सिचुएटेड क्या हो सकती है, यानी कि जो अकेले बंदे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कमेटी के अंदर, तो उनकी क्या बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है इंडिविजुअली। इंडिविजुअल मतलब कि एक एक करके वो सबके इंडिविजुअल बिहेवियर चेक करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है ड्यूटीज ऑफ बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी की ड्यूटीज क्या क्या होती है? पहला पॉइंट है ड्यूटीज की बात कर रहा हूं, यानी कि ये वाला पॉइंट है सी, ड्यूटीज ऑफ बोर्ड कमेटी। कहता है कि कमेटी मेंबर जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि अपनी ड्यूटी को फुलफिल करें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी और डिसेंसी, ठीक है, ईमानदारी से और लॉयल्टी से और डिसेंसी से ध्यान पूर्वक अपनी ड्यूटीज को पूरा फुलफिल करें। तो ये पहली ड्यूटी है। दूसरा कह रहा है शुड नॉट पब्लिकली डिस्कस, कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैटर या कोई भी ऐसा सेंसिटिव मैटर किसी भी बाहरी आदमी से यानी कि पब्लिक से डिस्कस ना करें, ये भी ड्यूटी बनती है। तीसरा है कि अपने टास्क को अचीव करने के लिए वो पूरी दिल जान शिद्दत से मेहनत करें।
चौथा पॉइंट आता है कि जो पीरियोडिक परफॉर्मेंस होती है उनको इवेलुएट भी करते रहें। जैसे कि मान लो पीरियोडिक मतलब होता है एक टाइम पीरियड के दौरान, मान लो आपकी कंपनी में हर 3 महीने में ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कौन सा पर्सन काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, तो हर 3 महीने का वो जो टाइम पीरियड है उसको पीरियोडिक बोला जाएगा। और उस पीरियोडिक के दौरान आप लोगों को चेक करना पड़ता है कि आपके जो मेंबर्स हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उनकी इवेल्युएशन करी जाती है उनके प्रोग्रेस की। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि रिक्वायर रिव्यू विद इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट्स। काफी बार ऐसी ड्यूटीज आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जहां इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट्स होते हैं उनके रिव्यू की जरूरत पड़ जाती है, हम लोगों को ऑडिटर्स की जरूरत पड़ जाती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है अपने डिसीजंस को आगे मेक करने के लिए। फिर लिखा है अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ ऑल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय बोर्ड शुड बी डन। बोर्ड ने जो भी असाइन करी है आपको टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सही तरीके से करना आपका दायित्व बनता है। अगला आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी के अब क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, यानी कि यहाँ पर अब बोर्ड कमेटी के क्लासिफिकेशंस के अंदर ना बोर्ड कमेटी को 2 पार्ट में सब डिवाइड करा गया है, सब डिवीजन करा गया है कमेटी ऑफ बोर्ड को। पहला आता है मैंडेटरी कमेटी। ये वो कमेटी है जो हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है, यानी कि जरूरी है। ये वो कमेटी है नॉन मैंडेटरी कमेटी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये नॉन मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी के अंदर 4 तरीके के टाइप आते हैं और नॉन मैंडेटरी के अंदर 3 टाइप आते हैं। इसके अंदर 4 टाइप जो आते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला होता है ऑडिट, रेमुनेशन, शेयर होल्डर ग्रीवेंस और नॉमिनेशन। ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं मैंडेटरी कमेटी के अंदर। नॉन मैंडेटरी कमेटी के अंदर 3 आते हैं, कंप्लायंस, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी हम पहले ये पढ़ेंगे जो कि आते हैं मैंडेटरी कमेटी के अंदर, यानी कि इसके अंदर इसमें ये 4 आते हैं ऑडिट, रेमुनेशन, शेयर होल्डर ग्रीवेंस और नॉमिनेशन। तो हम इन चारों को पढ़ेंगे कि ऑडिट कमेटी, रेमुनेशन, नॉमिनेशन और शेयर होल्डर्स ये क्या है और इनके रोल्स क्या है। यहाँ पर मैंने रोल्स भी लिखे हैं, रोल्स, पावर, कंपोजिशन। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स बुक में लिखे हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन करता तो ज्यादा टाइम लगता, तो अब मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा आराम से। तो ऑडिट जो है, ऑडिट पहला पॉइंट है मैंडेटरी कमेटी का। मैंडेटरी कमेटी वो कमेटी जिसका बनाना बहुत जरूरी है, उसका पहला पॉइंट है ऑडिट कमेटी। अब ये क्या है ऑडिट कमेटी, चलिए समझते हैं। कहता है कि जो ऑडिट कमेटी है ये काम करती है फाइनेंशियली रिपोर्ट प्रोसेस करने में। क्या करने में? रिपोर्ट प्रोसेस को फाइनेंशियली करने में काम करती है और डिस्क्लोज करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो उसके फाइनेंशियली प्रोसेस है उसमें हेल्प करवाती है। कौन? ऑडिट कमेटी। कह रहा है ऑडिट कमेटी जो है, कह रहा है साल में कम से कम 3 से 4 बार हो जाती है और इस कमेटी के अंदर जो अपॉइंट्स होते हैं वो होते हैं ऑडिटर्स। यहाँ पर पूरा जो फाइनेंशियल मैटर है वो डिस्कस किया जाता है किसके साथ? ऑडिटर्स के साथ। ऑडिट कमेटी को साल में 3 से 4 बार कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये चीज याद रखना क्या बोल रहा है ऑडिट कमेटी का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के कॉम्पोजिशन क्या है? तो पहला कॉम्पोजिशन है कि कमेटी टेंड टू हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। कह रहा है कि कमेटी के जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर जो है मिनिमम 3 होने चाहिए। कितने डायरेक्टर? 3 डायरेक्टर। कह रहा है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी के अंदर 2/3 जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाते हैं। कितने? 2/3, 2/3। ठीक है, कह रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी बेसिस अंडरस्टैंडिंग द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड एट लीस्ट 1 मेंबर। कह रहा है कि जितने भी ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं उसमें से सारे के सारे फील्ड ऑफ फाइनेंस से अंडरस्टैंड होने चाहिए, उनको वो समझ आना चाहिए। कह रहा है एट लीस्ट कुछ अकाउंटेबल और कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस वाले भी होने चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए जिनके अंदर फाइनेंशियली और अकाउंटेबिलिटी की एक्सपर्टीज भी हो। ठीक है, तीसरा लिखा है पॉइंट उसके अंदर कॉम्पोजिशन में कि चेयरपर्सन जो होता है कमेटी का वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्या बोला कंपोजिशन में? ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरपर्सन जो होना चाहिए वो एनुअल जनरल मीटिंग के रिलेटेड क्वेरीज और आंसर्स शेयर होल्डर्स को जिक्र या फिर साझा कर सके, ऐसा चेयरपर्सन हो। कह रहा है कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। कंपनी का जो सेक्रेटरी हो वो कंपनी की कमेटी में सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटरी के रूप में काम करता होना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ कमेटी कैन अपॉइंट एनुअल जनरल मीटिंग। और जो मेंबर्स हैं कंपनी के, जो ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं, वो साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार कर सकते हैं।
जो कि मिनिमम इसके मानी जाती है। आगे हम बात करेंगे पावर ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी की पावर्स क्या क्या हैं। पहली पावर है कि यहाँ पर वो सिक कर लेती है वो भी इंफॉर्मेशन जो एक एम्प्लॉयर के पेट में है और जो एक एग्जीक्यूटिव के पेट में है, उनके पेट से उनके भेद को निकाल लेना, इसको बोलते हैं सिक करना। तो लिखा है पावर में क्या है कि एक पावर है कि कमेटी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी पावर्स को, उनके अंदर पेट के भेद को, उनकी सिकनेस को वो इन्फॉर्म को निकाल लेती है। ठीक है। दूसरा आता है कि इनके पास ऑब्टेन यानी कि इनके पास होता है एक लीगल एक्सपर्टीज एडवाइस। ठीक है, हमेशा इनके पास एक लीगल एक्सपर्टीज एडवाइस भी होती है। इनके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी काम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरी इनको अथॉरिटी होती है ऑडिट कमेटी को। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है। थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। पहला रोल है, कह रहा है कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट का प्रोसेस करना। दूसरा कहता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना। कंप्लायंसेस जो है कंपनी के उनको डिस्क्लोज करना। कंपनी के अपॉइंट करे हुए जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं उनकी दी गई ऑडिट फीस को फिक्स करना। उसके बाद लिखा है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको रिव्यू करना यानी कि चेक करना। फिर लिखा है एनालाइज करना परफॉर्मेंस को जो भी इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा करी गई है। फिर लिखा है कि जो विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म्स होती हैं उनके फंक्शंस को रिव्यू करना। विसल ब्लोइंग के मैकेनिज्म्स को रिव्यू करना। ठीक है, तो ये सारे काम बताए हैं रोल ऑफ ऑडिट कमेटी के। क्लियर है। अगला पॉइंट आता है रेम्युनरेशन कमेटी क्या होती है। रेम्युनरेशन कमेटी में लिखा है कि रेम्युनरेशन कमेटी हेल्प्स टू चेकिंग टेकिंग प्लेसेस डिजाइनिंग एंड इफेक्टिव रेम्युनरेशन पॉलिसी। ये डिजाइन्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉलिसीज जो होती है वो डिजाइन भी करती है और चेक भी करती है कि इसका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है। फिर लिखा है कि एक्सक्लूसिवली और भी पॉलिसीज ये बनाती है। कैसी कैसी पॉलिसीज, जैसे कि पेमेंट से रिलेटेड, सैलरी कितनी जाएगी, पे हाइक्स क्या है लोगों की, अभी के टाइम पर फेयर इन्वेस्टमेंट रेट क्या चल रहा है, इस चीज को लेकर रेम्युनरेशन कमेटी काम करती है। अब लिखा है कि रेम्युनरेशन कमेटी के अंदर एटलीस्ट 3 लिखा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए और चेयरपर्सन एक होना चाहिए। कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। कैसे डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट। और कम से कम कितने डायरेक्टर बोले हैं, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेम्युनरेशन कमेटी में होने चाहिए, एक चेयरपर्सन भी शामिल हो उसमें। ठीक है। रोल्स क्या होते हैं और दिखा है कमेटी जो है वो एक एनुअल जनरल मीटिंग हर साल कम से कम क्रिएट करे रेम्युनरेशन कमेटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ द कमेटी। रेम्युनरेशन कमेटी के रोल क्या होते हैं, काम क्या होते हैं। कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फ्रेमवर्क डिसाइड करती है, पॉलिसीज बनाती है, सैलरी, बेनिफिट, पेंशन, रिटायरमेंट चेयरपर्सन की, है ना, इन सब पर वो काम करती है। इसके अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, एक डायरेक्टर्स होता है, एक चेयरपर्सन होता है और कुछ सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। दूसरा लिखा है रोल में कि रेम्युनरेशन जो है ये पैकेजेस और फॉर्मुलेट पॉलिसी पर वर्क करता है कि पैकेजिंग और फॉर्मुलेट पॉलिसीज क्या होंगी कंपनी की वो उस पर काम करता है। कह रहा है उसके बाद ये परफॉर्मेंस चेक करता है रिलेटेड टू स्कीम्स ऑपरेट विद इन द कंपनी। एक कंपनी में जो भी स्कीम्स हैं उस स्कीम्स पर जो भी काम किया जा रहा है उसको लेकर ये काम करता है। अगला पॉइंट है कि जो अप्रूवल इंसेंटिव स्कीम्स हैं शेयर होल्डर या मैनेजमेंट की उस पर रिक्वेस्ट अप्रूव करता है कि अगर मान लो कोई भी शेयर होल्डर है या कोई भी मैनेजर है या मैनेजमेंट कर रहा है उसने कोई भी अप्रूव के लिए एक एप्लीकेशन डाल दी, रिक्वेस्ट डाल दी, तो वो भी अप्रूव करने का और इंसेंटिव स्कीम चेक करने का काम ये करता है। कौन, रोल ऑफ रेम्युनरेशन कमेटी। और इसके बाद बात करते हैं नॉमिनेशन कमेटी क्या होती है। नॉमिनेशन कमेटी मैंने यहाँ ऊपर मेंशन कर दी है, व्हाट इज नॉमिनेशन कमेटी। तो नॉमिनेशन कमेटी और उसके रोल्स देखते हैं। तो कहता है कि this committee is required to develop a selection procedure for candidates and consider different criteria selection and appointment। ये कमेटी जो है ये रिक्वायर्ड है किसी सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। यहाँ पर ना एक रिक्वायरमेंट हमेशा चलती रहती है और ये लोगों की हायरिंग करती है। यहाँ पर वो एक परफेक्ट कैंडिडेट हमेशा तलाश करते हैं जो कि एक अपॉइंटमेंट बन सके, एक आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सके या चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर्स की पोस्ट ले सके। ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमेशा इसमें होती है नॉमिनीज में। ठीक है। कह रहा है नॉमिनी कमेटी जो है एटलीस्ट 3 बार जो है कह रहा है एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच मेजोरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कह रहा है कि नॉन कमेटी जो है नॉमिनेशन कमेटी जो है
वो कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हायर कर सकती है, जो कि नॉन इंडिपेंडेंट कहलाने चाहिए। कैसे? नॉन इंडिपेंडेंट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हायर करती है, ठीक है, कह रहा है। और इसके साथ साथ नॉमिनेशन कमेटी जो है, सॉरी कंपनी बोल दिया, कमेटी जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट को सबमिट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। क्या बोला कि नॉमिनेशन कमेटी फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अब रोल क्या क्या है नॉमिनेशन कमेटी के, वो समझ लेते हैं एक बार। पहला रोल है आइडेंटिफाई करना उन मेंबर्स को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नॉमिनीज बनाया और उनको रिकमेंड करना काम, ठीक है। दूसरा इसका क्या काम है, रोल क्या है, कह रहा है एक्सेस करना, एनालाइज करना वेरियस नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज को, जितने भी कॉम्पिटेंसीज है उसमें से नेसेसरी और एनालाइजेबल जो है उनको एनालाइज करती है। कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो भी बोर्ड मेंबरशिप में, वो देखती है। फॉर्मुलेट करती है, रिव्यू करती है, प्लान्स मेंटेन करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्मूथ रनिंग कराने में हेल्प करती है, फॉर्मुलेट करती है, कंडक्ट करती है प्रोग्राम्स और नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। फिर लिखा है रिव्यू करती है वो परफॉर्मेंस जो एक एम्प्लॉय के द्वारा करी गई है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा हुई है। कह रहा है इसमें कुछ टर्मिनेशन और कंडीशंस जो है वो भी फॉर्मुलेट करी जाती है नॉमिनेशन कमेटी के अंडर, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं शेयर होल्डर ग्रीवियंस क्या होता है। शेयर होल्डर्स ग्रीवियंस कमेटी, मैं एक बार चेक कर लेता हूं आप लोगों को सही दिख तो रहा है। हाँ भाई, तो चलिए आपको सही दिख रहा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रही है वीडियो। लिखा शेयर होल्डर ग्रीवियंस कमेटी क्या होती है, कह रहा है ये एक सब कमेटी होती है जिसको क्रिएट करा जाता है एक फ्रेमवर्क को बनाने के लिए। कह रहा है इट लुक्स इनटू वेरियस ग्रीवेंसेस रेज्ड बाय शेयर होल्डर मैटर लाइक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। ग्रीवेंस कमेटी बोला है ना, शेयर होल्डर ग्रीवेंस। भाई देखो ग्रीवेंस मतलब होता है किसी भी तरीके का, अगर आपको कोई माफीनामा देना है, कोई कंपनी में आपसे कुछ गलती हो गया, पॉलिसीज देनी है, कोई भी आप काम लेट कर रहे हो उसकी पेनल्टी फीस भरनी है, तो उसको माफ कराने के लिए ग्रीवेंस। ग्रीवेंस यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपने गलत इन एथिकल कर दी है एक्टिविटी कोई भी, अब उसको आप माफी चाहते हो कि मेरे को इस चीज को छुटकारा मिल जाए, चीज उसके लिए भरा जाता है ग्रीवेंस, ठीक है। तो ग्रीवेंस इस तरीके की होती है कमेटी। अब ग्रीवेंस कमेटी में क्या होता है, कह रहा है कि यहाँ पर आप ग्रीवेंस राइज कर सकते हो, यानी कि माफीनामा दे सकते हो किसी भी शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई मैटर होगा उस जगह पे, सिक्योरिटी से, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का रिलेटेड मैटर होगा, नॉन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस शीट का अगर मैटर होगा, या कोई भी मैटर रिलेटेड है डिविडेंड से रिलेटेड भी अगर कोई मैटर है तो भी आप ग्रीवेंस डाल सकते हो, ठीक है। कह रहा है ग्रीवेंस जो है ये कंप्लायंसेस होता है और इसको इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन भी बोला जाता है। इसको सेबी जो होती है उसकी गाइडलाइंस के अंदर भी मेंशन करा गया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेबी। कह रहा है ये कमेटी जो है ये परफॉर्मेंस करती है अपने रजिस्टर्ड, अपने ट्रांसफर एजेंट्स और कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। इस कंपनी के रोल क्या होते हैं, रोल ऑफ शेयर होल्डर ग्रीवेंस कमेटी, इसके रोल क्या है, कह रहा है रिव्यू करती है कि जितने भी इन्वेस्टर या डिपॉजिटर्स ऑफ कंपनी में जितने भी ग्रीवेंस इनके द्वारा आए हैं उनको रिव्यू करती है। कह रहा है असिस्ट करती है मैनेजमेंट को और रिव्यू करती है उनके द्वारा सबमिट करी गई कंप्लेंट्स को, जो भी कंप्लेंट्स है, जो ग्रीवेंस है, जो सबमिट करी गई है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर द्वारा, उनको क्या करती है, असिस्ट करती है। उसके बाद वो कह रहा है कि मॉनिटर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, कह रहा है उन सर्विसेज को मॉनिटर करती है जो मिलती है रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के द्वारा। कह रहा है उन आगे लिटिगेशंस को देखती है जो शेयर होल्डर ऑफ कंपनी के द्वारा भेजे गए हैं। कह रहा है फॉर्मुलेट करती है प्रोसीजर्स को और स्पीडी रिजोल्यूशन करती है। स्पीडी रिजोल्यूशन यानी कि कंपनी में जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको जल्द से जल्द रिजोल्व करने की कोशिश करती है। फिर लिखा है कि कंपनी के प्रोसीजर को स्पीडली रिजोल्यूशन देती है, मतलब कि आगे जल्दी प्रोसीड करती है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है इसमें कि जितने भी मैटर्स होते हैं कंपनी में डायरेक्शन ऑफ बोर्ड से रिलेटेड, वो भी फैसले कौन करती है, शेयर होल्डर ग्रीवेंस कमेटी करती है, ठीक है। अब हमने सारी की सारी मैंडेटरी कमेटीज को क्लियर कर लिया। हमने मैंडेटरी कमेटीज के अंदर नॉमिनेशन और शेयर होल्डर ग्रीवेंस, रेम्यूनरेशन और ऑडिट चारों को समझ लिया और इनके रोल समझ लिए, इनकी पावर समझ ली अच्छे तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है, तो आपको अगर पॉइंट्स चाहिए तो जो मैंने बताया है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख के एलोबरेट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी अगर आप नोट्स लेते हो तो नोट्स में इन सबको एक्सप्लेन करके ही दिया हुआ है। नोट्स में एक्सप्लेनेशन है, बट बोर्ड पे मैंने सिर्फ मुंह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ लिखने में भाई टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए वहां पे मैंने अभी लिखा नहीं है। आगे हम बात करते हैं नॉन मैंडेटरी ग्रीवेंस क्या होते हैं, यानी कि नॉन मैंडेटरी कमेटी जो है ये वाली,
इस कमेटी के क्या वर्क हैं? तो 3 वर्क है, कंप्लायंस, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। तो ये तीनों देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉन मैग्नेटरी में कंप्लायंसेस और उसके रोल, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोल क्या है, वो देखेंगे। कंप्लायंसेस कमेटी, Compliances Committee was established company complying of the legal and regulatory obligations set by law। कंप्लायंस कमेटी जो है ये लॉ के द्वारा यानी कि कानून के द्वारा एस्टेब्लिश करी जाती है। इसमें जितने भी कंप्लायंस होते हैं, रिलेटेड लीगल रेगुलेशन होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, लॉ के द्वारा वो बनाई जाती है। इसको बनाने का रीजन ये है कि आप अपने कॉर्पोरेट की पॉलिसीज सही ढंग से मेंटेन करो, कोड्स मेंटेन करो, प्रैक्टिसेस अच्छे तरीके से आप दे रहे हो तो ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि इसके अंदर कुछ 3 डायरेक्टर होते हैं हु आर नॉट मेंबर ऑफ मैनेजमेंट। मेंबर ऑफ मैनेजमेंट नहीं होने चाहिए। क्या बोला मैंने? कंप्लायंस में कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, बट वो मेंबर ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते। वो डायरेक्टर अपॉइंट करती है चेयरपर्सन कमेटी। कौन? चेयरपर्सन या चेयरमैन जो होते हैं कमेटी के, वो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। यहाँ पर शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करते, चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंप्लायंस कमेटी की? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी फाइनेंशियल मैटर हैं कमेटी उन पर ध्यान देती है। नॉन फाइनेंशियल मैटर है, जितने भी रेगुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड, उन पर कंपनी ध्यान देती है। फिर कंपनी ने लिखा है कि कंपनी जो है उन मैटर्स पर भी ध्यान देती है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, किसी भी पार्टी से कोई पैसा लेन देन हो गया, पेमेंट्स हो गई, उन पर ये ध्यान देती है। फिर लिखा है अगला पॉइंट, ये इन्वेस्टिगेट करती है उन मैटर्स को जिसमें पॉलिसीज का जिक्र करा गया है, या फिर कंपनी की कुछ पॉलिसी वायलेट करी है किसी पर्सन ने या शेयर होल्डर ने, स्टेक होल्डर ने, तो उन पर वो वर्क कार्रवाई करती है। ये कंपनी रिव्यू करती है कंप्लेंट्स को, जो भी कंप्लेंट्स आई हैं आउटसाइडर के द्वारा, मतलब कि कंपनी का जो आउटसाइडर है, जो बाहरी व्यक्ति है, उसके द्वारा जो कंप्लेंट आई है उस पर ध्यान देती है। फिर लिखा है कंपनी जो है कैरी आउट करती है अपनी ड्यूटी को, जो भी असाइन करी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जो भी ड्यूटी है, टास्क इसको मिला है, तो ये उसको परफॉर्म करती है। सेकंड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट कमेटी। हमारा दूसरा पॉइंट आता है ये वाला, इन्वेस्टमेंट कमेटी और इसकी पावर। इन्वेस्टमेंट कमेटी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। इससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, जैसे कि मान लो ये फोकस करती है ड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट पे, पॉलिसीज पे और स्ट्रेटजीज पे, कि कैसे ड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट हो, कैसे पॉलिसीज बनेंगी, कैसे आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, तो ये उन सब चीजों को देखती है। और इसके रिव्यू फॉर्म क्या होते हैं जिस पर ये रिव्यू करती है? तो वो लिखा है यहाँ पर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना भी बड़े तौर पर खर्चे होते हैं साल के दौरान एक कंपनी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होंगे उन पर ध्यान देती है। और इसके अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होना जरूरी होता है। वो डायरेक्टर कमेटी ऑफ चेयरमैन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? कमेटी ऑफ चेयरमैन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होना इन्वेस्टमेंट कमेटी के अंदर कंपलसरी है, ठीक है। पावर क्या होती है? पावर ऑफ कमेटी ये होती है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और ड्राफ्ट वगैरह पर अपनी गाइडलाइंस वगैरह जारी करती है। कमेटी जो होती है वो परमिशेबल असेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर अपने कमेटी को बैठाती है काम करने के लिए। कमेटी क्या करती है? अप्रूव करती है वो एलोकेशन स्ट्रेटजी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के टाइम पर काम आने वाली होती है, ठीक है। फिर लिखा है कि जो मेंबर ऑफ चेयरपर्सन होता है वो अप्रूव करता है अमेंडमेंट्स जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 क्या होते हैं? डायरेक्टर होते हैं। अपॉइंट किसके द्वारा करे जाते हैं? चेयरपर्सन के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, जो भी कमेटी का चेयरमैन होगा। अब कमेटी का चेयरमैन जो होता है वो क्या करता है? अप्रूव करता है अमेंडमेंट्स को, यानी कि अब इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर कुछ बदलाव आने हैं, अमेंडमेंट करनी है, प्लान्स चेंज करने हैं, तो वो कौन करेगा? वो करेगा चेयरपर्सन या चेयरमैन। कह रहा है कमेटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मॉनिटर। कमेटी जो है वो ऑल्सो क्या करती है? मॉनिटर करती रहती है परफॉर्मेंस को। जितने भी एक्चुअल प्लान्स हैं या एक्चुअल रिटर्न्स हैं जो टाइम टू टाइम हो रहे हैं कंपनी के अंदर, वो सारे मॉनिटर करने का काम किसका है? ये है इन्वेस्टमेंट कमेटी का काम। कह रहा है इसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को रिव्यू करते हो, स्ट्रैटेजीज को रिव्यू करते हो, या कोई भी अदर प्लान है कंपनी के तो वो भी आप रिव्यू करते हो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट हमारा, रिस्क मिटिगेशन और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वो जो कमेटी अपना रिस्क मैनेजमेंट करती है और पूरी कंपनी का रिस्क मैनेज करती है। तो कह रहा है रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का काम यही होता है कि जितने भी कंपनी के अंदर टॉलरेंस आ रहे हैं, यानी कि मुसीबतें आ रही है, परेशानी, प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं हैं, उनको समाधान करने का काम करती है। ये ऐसी कमेटी होती है। इस कमेटी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रखे जाते हैं। और वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? वो फाइनेंशियल डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं। कह रहा है ये रिस्क मैनेजमेंट जो स्किल्स है
ये कमेटी नॉमिनेशन कमेटी से मिलती जुलती होती है। ये अपने जो भी कार्य हैं वो नॉमिनेशन कमेटी और ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी दोनों मिलकर भी करती हैं काफी बार। कह रहा है इस कमेटी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव्स को, और एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, आगे लिखा है उसके अंदर फंक्शंस ऑफ दिस कमेटी, इस कमेटी के फंक्शंस क्या हैं। पहला काम तो इस कमेटी का ये है कि ये रिव्यू करती है कोई भी रिस्क या पॉलिसी या प्लान या डेवलपमेंट को लेकर। कंपनी के अंदर कोई भी मैनेजमेंट का काम है वो ये करती है। किसी भी तरीके की रिस्क पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, यानी कि कोई भी मान लो मुसीबतें आ रही हैं, कंपनी में लगा कि कहीं पे रिस्क बढ़ रहा है किसी काम को लेकर, तो उससे रिलेटेड ये पॉलिसी बनाती है, डिसीजन मेक करती है। ठीक है, फिर लिखा है उसके बाद ये इंश्योर करती है कि सिस्टम जो है पूरे तरीके से ठीक रंग से काम करे, जितनी भी स्ट्रैटेजी है, इथिक्स है, रिस्पॉन्स है, वो सारा सही ढंग से काम किया जाए। इवेलुएट द रिस्क टॉलरेंस, और ये रिस्क टॉलरेंस जो होता है उसको इवेलुएट करती है, उस पर रिपोर्ट करती है और मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड को ये खबर पहुंचाती है। कह रहा है उसके साथ साथ ये रिस्क इंडिकेटर्स का यूज करती है अपनी रिस्क को इवेलुएट करने के लिए। यानी कि कंपनी में मान लो भूकंप आने वाला है, कितनी तेजी से भूकंप आएगा, कितनी बिजनेस डूब जाएगा, कितनी मशीनरी खराब होने वाली है, वो पहले से इवेलुएट कर लेती है ना। उसके बाद लिखा है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और प्रोसीजर्स भी बनाती है। ये कंपनी क्या करती है, एडवाइस देती है बोर्ड के द्वारा। जब बोर्ड ने एडवाइस दी ना कि आप एक काम करो, आप रिस्क मैनेजमेंट करो, आप क्या करो, आप पॉलिसीज बनाओ, प्रोसीजर बनाओ, कभी भी कोई रिस्क आती है उससे रिलेटेड पॉलिसी होनी चाहिए हमारे पास। मान लो किसी आदमी का हाथ कंपनी में मशीन में आ गया, उससे रिलेटेड क्या पॉलिसी होंगी, कंपनी में कितने व्यक्ति खाना खा रहे हैं, कितने व्यक्ति टाइम से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, उससे रिलेटेड आप पॉलिसीज बनाओ। तो ऐसी पॉलिसीज बनाती है। फिर लिखा है ये प्रिपेयर करती है एक रिपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, जो कि एनुअल तौर पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंचाई जाती है। यानी कि पूरे साल का जो भी डेटा होगा रिस्क मैनेजमेंट को लेकर वो इवेलुएट करके रिव्यू करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचाया जाता है। फिर आखिरी में बताया गया है कि जो चेयरपर्सन होता है वो भी उस कमेटी की रिपोर्ट को चेक करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो भी उसमें चेक करता है, एक्टिविटीज देखता है कि क्या रिस्क मैनेजमेंट पूरे साल में रिकॉर्ड हुई है, उससे रिलेटेड कोई भी अगर रिकमेंडेशन देना है, कुछ अपने थॉट्स पेश करने हैं चेयरपर्सन को या किसी व्यक्ति को, तो वो उससे रिलेटेड अपना थॉट्स दे सकता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, हम चेंजेस ला सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और प्रोसीजर को टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 2। आज आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपका चैप्टर 2 मैंने पूरा क्लियर करा दिया, आपकी जितनी भी फंक्शंस थी वो मैंने क्लियर कर दी सारी, नॉन मैंडेटरी और मैंडेटरी दोनों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत थोड़ा सा हो गया है, आपको समझ कम आया है, तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को ध्यान से सुनना, आपका थोड़ा सा दिमाग समराइज हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लोगे, ज्यादा बड़ी नहीं है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी चीजें जो मैंने समझाई है। अगले वीडियो में मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 3 में जल्दी। और चैप्टर नंबर 3 जो है भाई वो थोड़ा पार्ट में आएगा क्योंकि वो बड़ा है, तो उसको थोड़ा सा 2-3 पार्ट में करके डालेंगे हम लोग, तो जल्दी आप लोगों को समझ आए। ठीक है, और अभी के लिए इतनी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हो ना जिसमें ये पॉइंट्स सोच रहे होंगे कि एक्सप्लेन है या नहीं है, तो नोट्स के अंदर पहले बता दूं ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन है। इसके अंदर जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है ना बोलकर, वो सारे एक्सप्लेन मिलेंगे। यहाँ जो पावर है, रोल है, वो सब एक्सप्लेन है वहां पर, शॉर्ट्स में इजी लैंग्वेज में बना रखा है। बस यहाँ बोर्ड पर क्या है कि ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वो बुक से आपको रीड करके समझाया है। तो अभी आपकी वीडियो पसंद लगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पार्ट 3 के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लो, पार्ट 3 आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टाटा बाय बाय, और नोट्स बाय करने के लिए मैसेज कर देना। नंबर ये रहा, मिनिमम प्राइस 150 रुपीज है, जाके बाय कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज करो इसको बाय करने। बाय। अब इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो।